गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12वीं के अंतर्गत आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ नाटक लिखने का व्याकरण ये पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि नाटक कहते किसे हैं। नाटक शब्द जो है नट धातु से बना है जिसका अर्थ है भावों का प्रदर्शन। ठीक है, अब आते हैं कि नाटक जो है इसके कितने अंग होते हैं, यानी नाटक के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि नाटक जो है उसको लिखते समय इसके जो प्रमुख जो अंग हैं वो निम्नलिखित होते हैं। पहला है समय का बंधन। नाटक की रचना पर समय का यह बंधन अपना पूरा प्रभाव डालता है, इसलिए एक नाटक को शुरू से लेकर आखिर तक एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही पूरा करना होता है। ये नहीं है कि हम एक नाटक है वो कई घंटे तक चलता ही रहेगा, इसकी एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। और एक नाटककार द्वारा जो है अपनी रचना चाहे उसकी भूतकाल में हो चाहे वो भविष्यकाल में हो, लेकिन उसको हमें जब नाटक मंच पर हम प्रस्तुत करते हैं तो उसको हमें वर्तमान काल में ही दिखाना पड़ता है। यानी चाहे कोई घटना ऐतिहासिक घटना क्यों ना हो, है ना, पौराणिक घटना क्यों ना हो, लेकिन उसको हम वर्तमान काल में ही दिखाएंगे। ये इसका एक प्रमुख अंग होता है। अब इसका दूसरा अंग है बच्चों शब्द। शब्द वैसे तो शब्द साहित्य की तमाम विधाओं के लिए जरूरी होता है, लेकिन साहित्य की दो विधाओं कविता और नाटक के लिए शब्द का खास महत्व है। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई निजी तथा पृथक अस्मिता ग्रहण करता है। हमारे नाट्य शास्त्र में भी वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। यानी जो शब्द है, जो हम शब्द बोलते हैं उसको नाटक का शरीर कहा जाता है। कहानी तथा उपन्यासों में शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन किया जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा उसका चित्रण हम किसके द्वारा कर पाते हैं, जब हमारे पास अच्छे शब्द हो। तो शब्दों का चयन जो है हमें सोच समझकर करना पड़ता है। कहीं पर भी हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जो सुनने में हमें अच्छे ना लगे या आपत्तिजनक शब्द हों। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना, हमें ऐसे ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करना होता है। और भाषा जो है वो हमारी संक्षिप्त होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम उस चीज़ को, दृश्य जो है हमारे एक सीमित होने चाहिए। दृश्य ऐसे होने चाहिए जो कि कोई भी, अगर हम मंच पे जब नाटक प्रस्तुत करें तो जो दर्शक है वो बोर ना हो जाए। यानी उसको हमें शब्दों का चयन या नाटक की जो समय सीमा है उसको हमें एक निश्चित क्रम में रखना होगा, ताकि जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो बोर ना हो जाए। उसके बाद आते हैं बच्चों हम नाटक का सबसे आवश्यक और सबसे सशक्त जो अंग है वो होता है बच्चों उसका संवाद। संवाद अन्य किसी विधा के लिए भी जो है संवादों का अच्छा होना, ठीक है, वो जरूरी होता है। और कहते हैं नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य होते हैं। और नाटक में जो भी संवाद हो वो अच्छे होने चाहिए। संवाद बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए,
संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ज़्यादा लंबे लंबे संवाद नहीं होने चाहिए, जिससे कि दर्शक जो है बोरियत महसूस करें। अब एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करने वाली कौन सी चीज है? वह संवादों का अपने आप में वर्णन या चित्रण ना होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना और लिखे तथा बोले जाने वाले संवादों से भी अधिक उन संवादों के पीछे अनलिखे तथा अनकहे संवादों की ओर ले जाना, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहा गया है सब टेक्स्ट की संज्ञा दी गई है। नाटक में इन तत्वों की जितनी अधिक संभावनाएं होंगी, नाटक उतना ही सफल होगा। यानी नाटक में एक तो सबसे पहले जैसे हमने बताया कि समय की सीमा जो है वो निर्धारित होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा लंबे नाटक ना हो, है ना, जिससे कि दर्शक जो है बोरियत महसूस करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें शब्दों का जो चयन है वो अच्छी तरह से करना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कोई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। हमारी भाषा एकदम स्पष्ट साफ सुथरी भाषा होनी चाहिए और संवाद ऐसे संवादों का चयन करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा बड़े ना लंबे ना हो, ठीक है, संक्षिप्त संवादों का प्रयोग करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लंबे संवाद होंगे तो उसमें भी कई बार जो है हमारे दर्शक बोरियत महसूस करते हैं, ठीक है। तो नाटक लिखते समय इन बातों का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। नाटक जो है लिखते समय यह भी बेहद आवश्यक है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वे सपाट, सतही और टाइप ना हो, यानी एक ही टाइप के चरित्र ना हो। जिस तरह हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति को केवल अच्छा या बुरा नहीं ठहरा सकते, उसी प्रकार नाटक की कहानी में भी चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। वे स्थितियों के मुताबिक अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते हुए चलें, ऐसा होना चाहिए। नाटककार जो भी नाटक के कथानक के माध्यम से कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों तथा उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त करता है, परंतु ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए कि पहले से निश्चित जो है विचारों को सिर्फ शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो है नाटक ना रहकर क्या हो जाएगा, केवल शब्दों के रूप में विचारों का एक पुंज सा होकर रह जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि इन शब्दों को बोलने वाले पात्र मंच पर सचमुच के हाड़ मांस से युक्त जीवंत प्राणी होते हैं, ना कि कविता, कहानी और उपन्यास में उपलब्ध रहने वाले शाब्दिक चरित्र। यानी नाटक में जो हम मंचन करते हैं वो हम उसमें जो चरित्र होते हैं वो जीवंत होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पात्र है वो सचमुच के हाड़ मांस से युक्त जीवंत प्राणी है, ठीक है। वो एक जीवंत दृश्य हम लोग वहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्तमान काल में हिंदी के नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से अनेक प्रकार के विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि स्वप्न वासवदत्ता, अभिज्ञान शकुंतलम, ये और उत्तर रामचरित्र जैसे संस्कृत नाटकों का यहाँ पर ढांचा मौजूद है, जिसे पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहा गया है। एक लोक नाटकों का फॉर्म है जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है और सभी कुछ मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से घटित होता है। तो नाटक लिखते समय बच्चों सबसे जो मेन बात है हमें वो यही ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो हमें जो है नाटक में समय के बंधन को ध्यान में रखना है,
दूसरा हमें शब्दों का जो चयन है वो सही प्रकार से करना है, ठीक है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। और तीसरा जो है हमें संवाद जो है वो संवाद जब हम लिखें तो संवाद जो है संक्षिप्त होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबे संवाद नहीं होने चाहिए। तो बच्चों, नाटक का जो व्याकरण ये पाठ है इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि नाटक कहते किसे हैं और नाटक लिखते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इसकी वीडियो देखिए और पाठ को पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।